सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे लिखी हुई बातों को अभी मत समझिएगा प्लीज, हो सकता है तो ये बातें को हम बताएंगे, इसके बाद यहाँ पे लेकर चलेंगे, ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था। मेटल्स और नॉन मेटल्स चल रहा था, इसमें लास्ट पार्ट्स बचा हुआ था। आज खत्म के बराबर तो होगा, लेकिन आशा करते हैं खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिकॉज हमें लगता है कि आज खत्म नहीं हो पाएगा। कुछ पार्ट से जो बच जाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में मतलब बचेगा नहीं। समझ में आई बात है? मतलब बोला जाता है कि आज खत्म नहीं होगा, लेकिन अगले दिन ऐसा होगा कि नहीं, यह बच जाएगा। समझ में आई बात है? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे इस चैप्टर में। क्या था इस चैप्टर में? जितनी बातें थी सब पढ़ चुके थे। अब हमें क्या करना था? धातु की प्राप्ति करना था, ठीक है। अब धातु का प्राप्ति तीन तरह से हम करवाए थे। क्या? यहाँ पे एक टॉप ऑफ पाया जाता था, मतलब सबसे ऊपरी क्रियाशीलता श्रेणी में पाया जाता था, एक मध्य क्रियाशीलता श्रेणी में पाया जाता था, और सबसे नीचे पाए जाने वाले धातु होते थे, ठीक है। आपको पता होगा क्रियाशीलता श्रेणी, उसमें से सबसे ऊपर वाले का हम नहीं करवाए थे, मध्य वाले, यानी कि आपको याद होगा मध्य में पाए जाने वाले धातुओं का डिस्कशन। मतलब कि आखिर वे लोगों को वो सब धातु जो होते हैं मध्य में जो पाया जाता है धातु, यदि आपको याद होगा, यदि क्रियाशीलता श्रेणी सोडियम, सबसे पहले क्या था? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो जो मध्य में पाया जाता है उसको निकालने के लिए आपको तरीका बता दिया गया था अच्छी तरह से। अब बात आती है अगली बार कि आखिर जो टॉप में होता है ना, वो टॉप यानी सबसे ऊपर में पाया जाता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और क्या होता है, मतलब चार पांच आपको मेटल्स लिखवाया गया था, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। तो उन धातुओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा चल कर ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिखी हुई लिखवाए हुए लाए हैं, ताकि हाँ लिखने में ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे ऊपर पाए जाने वाले धातु को हमें प्राप्त करना है। मतलब कि आखिर आपको पता है कि धातु क्या होता है? इतना रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये क्रियाशील होंगे तो किसी न किसी के साथ क्रियाशील करके बैठे होंगे, मतलब कि साथ में जुड़ करके बैठे होंगे। ऐसा तो अकेले पाया नहीं जाता। अकेला पाने जाने वाला मेटल्स कौन थे लास्ट में? जैसे कि आपको बताया गया था, सोना, प्लेटिनम, ये क्रियाशील होते ही नहीं, मतलब क्रियाशीलता किसी के साथ दर्शाते ही नहीं थे। इसी कारण इसे आप साधारणतः यदि इसे पाया जाता है वो प्रॉपर्टी में, तो क्या होता है कि ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सब ऐसा मेटल नहीं होते। सबसे ऊपर वाले बहुत ज्यादा क्रियाशील होते थे, ठीक है। और बीच में क्या होते थे? जो मध्य में पाए जाते थे धातु, वो कम क्रियाशील होते थे, ठीक है। और सबसे नीचे वाले में तो बहुत ही कम क्रियाशील होते थे। तो आइए देखते हैं सबसे ऊपर पाए जाने वाले धातु को हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे। समझ में आई बात है क्या? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखी हुई बातें हमको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी का ऐसा बात नहीं कि हम जो एनसीईआरटी में दिया वही उतार के ला दिया, ठीक है। अपना तरफ से लैंग्वेज बना करके लिखे ताकि आपको समझ में आए, सही बात है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जाएगा? टॉप, टॉप मतलब होता है ऊपर। ऊपर में पाए जाने वाले धातु की क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है। बताइए, तो चैप्टर नंबर 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 2 से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि 3 चैप्टर तो है, चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब ऊपर पाए जाने वाले धातु की क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होने के कारण ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब क्या होता है ना, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके अपना स्टेबल बना लेते हैं। स्टेबल मतलब कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि हमें जितना पाना था उतना हम पा चुके हैं। समझ में आई बात है? ये होता है स्टेबल, स्टेबिलिटी, मतलब कि हम लोग भी अपने लाइफ में क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। समझ में आई बात है क्या? इसी प्रकार से ये ऊपर वाले धातु जो होते हैं बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशीलता होने के कारण क्या होते हैं? किसी न किसी यौगिक के साथ रिएक्शन करके अस्थाई हो जाते हैं, और इनको यौगिक से कार्बन के द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। क्या बोल दिया? सबसे बड़ी बातें है कि ध्यान से देखिएगा, मध्य में जो पाया जाता था धातु, आपको बताया गया था, उन धातु को सबसे पहले क्या किया जाता था? कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में मतलब बदला जाता था। नहीं पता होगा तो ध्यान से जाकर देखिएगा, उसमें सब अच्छी तरह बताया है इसके पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। तो पहले ऑक्साइड में बदलते थे। अब ऑक्साइड से ऐसा होता है कि कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन ऑक्सी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता था, बाकी धातु हमें प्राप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बात रही, यहाँ भी तो ऐसा कहना होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी रूप में पाया जाएगा यहाँ पे धातु, पहले हम ऑक्साइड रूप में बदलेंगे, इसके बाद कार्बन के द्वारा हटा देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ज्यादा क्या होता है ना, धातु में ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, मतलब कि आकर्षण बहुत ज्यादा दिखाती है, तगड़ा दिखाती है। देखिए लिखा हुआ है, आसानी से नहीं निकाला जाता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आकर्षण बहुत ज्यादा दिखाते हैं। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे बताया गया था आपको, पीछे वाले थोड़ा सा वहां पे मध्य से नहीं पाया जाता। जेड एन ओ को हम कार्बन के साथ निकालते थे, रिएक्शन करवाते थे तो CO बाहर निकल जाता था, प्लस में जेड एन बाहर निकल जाता, जिंक बाहर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि NaO
टू मतलब कि Na2O, ऐसा सोडियम डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड होता है ना, इसे कार्बन के द्वारा रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसा कभी रिएक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं कि कार्बन और मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि सोडियम जो धातु होते हैं सबसे ऊपर श्रेणी में पाए जाते हैं, और ऊपर पाए जाने के कारण इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से कार्बन से ज्यादा लगाव इसके साथ है कि मतलब हम ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने देंगे। समझ में आई बात है? ये होती है आकर्षण, कि आखिर हम ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने देंगे, आकर्षण बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो अब बात रहती है कि आखिर इनको निकाला कैसे जाएगा, तो निकालने का तरीका नीचे समझ में आई बात है क्या? तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो सबसे ऊपर धातु पाए जाते हैं उनको कार्बन के द्वारा क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उनका चाहत कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ होता है। सिंपल सी बात है, बोले तब। ठीक है, अब आगे चले। आगे क्या बोला गया? इनमें से कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम छूट गया शायद, अच्छा मैग्नीशियम। ठीक है, अब पोटेशियम ऐसा होता है कि KCl ऐसा हो सकता है, पोटेशियम भी होगा। ठीक है, पोटेशियम में लिख लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और एक होता है एल्यूमिनियम, जैसे देखिए आपको बताया गया था पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, काशीनाथ का माली मतलब लिखे तो क्या होता था सबसे पहले? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसा होता था क्या? ध्यान से देखिएगा, पांच आपको सीरीज पता होगा, बाकी नीचे क्या होता था आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लिखना चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, बोलिए कि पोटेशियम को सबसे पीछे क्यों लिख दिया। यहाँ पे लिखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम। इनमें से कुछ धातु है, चार धातु लिए है, बिकॉज क्यों? क्योंकि चार धातु क्यों जरूरी है? एक धातु अलग चला जाता है, उसका रिएक्शन पढ़ेंगे अभी, थर्माइट रिएक्शन, समझ में आई बात है? तो वो भी छोड़ दीजिए। चार धातु मतलब कि पांच धातु आपको बताया गया था, याद होगा 535 कुछ ऐसा बताया, समझ में आई बात है? पांच मतलब ऊपर पांच, बीच में तीन और सबसे नीचे पांच, ऐसा धातु होता था ना। तो देखिएगा, पांच धातु में से चार धातु कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है? इसको आपको बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि आपको करंट देना पड़ेगा। समझ में आई बात है क्या? ये होता है इसकी निकालने का तरीका, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैद्युत अपघटन, और इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है, अब प्राप्त किया जाता है। हमने यहाँ तक जाना कि आखिर इस धातु को अलग कैसे करेंगे, तो विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रिक मतलब रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक के द्वारा ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग में ऐसा क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी इंग्लिश में से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा बोलने में उच्चारण जैसा अच्छा नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जो मध्य में मतलब कि सबसे ऊपर पाया जाता था, इनमें से पांच धातु में से चार धातु कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम को क्यों नहीं? एल्यूमिनियम भी था ना, तो एल्यूमिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे थर्माइट रिएक्शन। इनमें से केवल चार धातु हमको पढ़ना है, ये चार धातु को कैसे निकालते हैं। इनको निकालने के लिए इतना आसान बात नहीं कि कार्बन के द्वारा निकाला जा सकता है, इनके निकालने के लिए विद्युत अपघटन जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रदान करता है। समझ में आई बात है? और बहुत तीव्र गति से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तब जाकर इन धातुओं को हम बाहर निकाल पाते हैं इनके यौगिक से। जैसे माना जाए सोडियम धातु है जो किसके साथ प्राप्त हो रहा है? क्लोराइड यानी क्लोरीन के साथ में प्राप्त हो रहा है। अब हमको सोडियम को चाहिए बाहर निकालना, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है? अधातु होता है। सिंपल सी बात है, हमको चाहिए तो धातु चाहिए ना, इसको बाहर निकालने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? विद्युत अपघटन। जब विद्युत अपघटन दिया जाता है तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बातें क्या? Na प्लस में टूट जाता है, Cl माइनस में टूट जाता है। अब आपको बातें ये पता भी होगा कि अब Na प्लस है, यानी प्लस किसके पास जाना चाहेगा? माइनस वाला के पास जाना चाहेगा, और माइनस जो है वो किसके पास जाना चाहेगा? प्लस वाला पे जाना रहेगा। तो आप दो तरह के यहाँ पे प्रकार देख रहे होंगे, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। क्या होता है? दो संरचना पाते हैं, CaTHOD, कैथोड होता है और एक होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। अब ध्यान से देखिए, कैथोड जो होगा, कैथोड होता है माइनस, मतलब माइनस होता है। आप ऐसा पढ़े होंगे, पीछे बताया गया था कि ऐसा बीकर ले लीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे यहाँ से प्लस आयन जोड़ा जाता था, यहाँ से माइनस आयन जोड़ा जाता था, और यहाँ पे बैटरी कुछ लगा दिया जाता था। समझ में आई बात है? ये दिशा दिखाया गया था आपको यहाँ पे, और जब यहाँ पे प्लस यहाँ से जोड़ा जाता था,
इस संरचना को हम लोग नाम देते थे एनोड, प्लस वाले को एनोड, और यहाँ पे माइनस रहता तो इसे क्या कहते थे कैथोड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे प्राप्त होगा प्लस वाला ना, तो Na प्लस होगा, Na प्लस यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब एनोड पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, Cl माइनस प्राप्त हो जाता है। ध्यान से देखे तो यहाँ पे देखिएगा Na कभी प्लस में होता है क्या, हमने तो सुना है Na होता है, Na मतलब सोडियम सुना है, लेकिन Na प्लस मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, इतना तो बात है समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो प्लस चार्ज ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज, तो Na प्लस चार्ज में है यानी इलेक्ट्रॉन दे चुका है और हमको चाहिए Na के रूप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो प्लस में यदि हम इलेक्ट्रॉन दे दिए कि एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ला करके इसके पास रख दिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Na सोडियम प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, कुछ मैंने किया नहीं, Na प्लस प्राप्त हुआ मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है भाई, क्लोरीन को दे दिया है। अब ऐसा तो सोडियम होता नहीं कि Na प्लस के रूप में मिले, हमको चाहिए Na के रूप में चाहिए, यानी सोडियम के रूप में चाहिए ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ना यह स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ला करके मिला दिया, प्लस किया तो मिलाया ना, तो कितना हो गया 11, अब जाकर के सोडियम प्राप्त हो गया, हमें तो सोडियम ही ना चाहिए था। आगे क्लोरीन प्राप्त हुआ, तो क्लोरीन बताइए, क्लोरीन यहाँ पे माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लिया है, किसके द्वारा भाई, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इस पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे बताइए, हमको तो ए नहीं चाहिए, क्लोरीन के रूप में चाहिए, क्लोरीन के रूप में चाहने के लिए मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल, क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, बराबर के बाद निकाले हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, Cl प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। लेकिन अब बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा Cl, लेकिन ऐसा कभी देखिएगा क्लोरीन Cl के रूप में होता है, नहीं होता, क्लोरीन होता है क्लोराइड यानी Cl2 के रूप में होता है। तो दो को यहाँ पे क्लोरीन करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, दो ठे क्लोरीन, तो यहाँ पे भी क्लोरीन दो ठे होना चाहिए, दो यहाँ पे लगा दिए, दो क्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो गो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है तो दो करने के लिए दो लगा दी, बात खत्म हो गई। अब आपका कहना होगा केवल सोडियम को निकालेंगे क्या, नहीं नहीं, और भी होता है, ऐसा भी आप सबको निकाल सकते हैं, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम सब, या चार मेटल्स है, चारों मेटल्स को आप निकाल के देखिएगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल में कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, CaCl2। अब इसे क्या किया गया, इसे भी विद्युत दिया गया, इसे भी विद्युत अपघटन दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिक दिया गया। अब इलेक्ट्रिक देने के बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, Ca2 प्लस और यहाँ पे Cl2 माइनस, ध्यान से देखिए। अब यहाँ समझने वाली बात है क्या, कि यहाँ पे जब इसे तोड़ेंगे हम, तो तोड़ने के बाद क्या होगा, कैल्शियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और क्लोरीन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी कारण यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है, दो है, तो लेने वाला भी दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो क्लोरीन आ गया था, यहाँ पे सोडियम के पास एक ज्यादा था, यहाँ पे लेने के लिए एक क्लोरीन आया था, सिंपल सी बात है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कैल्शियम हमको प्राप्त हुआ है, तो यह कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड के ऊपर जाना चाहेगा, CaTHOD, कैथोड मतलब माइनस के जहां जाना जाएगा, और कहाँ प्राप्त होता है, Ca2 प्लस प्राप्त होता है। अब बताइए Ca2 प्लस प्राप्त होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, यह दे चुका है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, कैल्शियम, तो पहले जैसा था वैसा बनाने के लिए हमको दो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, प्लस में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्राप्त हो जाएगा C, कोई बात है नहीं। जब दो इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज आ गया था, लेकिन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे इसको, तो वापस से बन जाएगा कैल्शियम, और हमें क्या चाहिए, कैल्शियम भी तो चाहिए ना, सोडियम भी तो चाहिए ना, पोटेशियम भी तो चाहिए ना, मैग्नीशियम भी तो चाहिए ना, ऐसा आप और करके देखिएगा। अब बताइए एनोड पर क्या प्राप्त होगा भाई, एनोड पर प्राप्त होता है Cl2 माइनस, ध्यान से देखिएगा, Cl2 माइनस, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टू करके यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लोरीन होगा, तो एक पर एक चार्ज, तो दो है तो दो पर दो चार्ज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दो गो इलेक्ट्रॉन है,
दो यहाँ पे क्लोरीन है। अब दो पर दोनों पर माइनस चार्ज है, यानी दोनों क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और दो लेने वाला कौन था? क्लोरीन था। तो क्लोरीन दो थे, वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन को ले चुके हैं। तब इसको यहाँ पे हमको क्लोरीन के रूप में चाहिए नहीं, चाहिए कैसे रूप में? अब यहाँ पे चाहिए हमको क्लोराइड के रूप में। तो यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे तो बताइए कैसा प्राप्त हो जाएगा? Cl ऐसा प्राप्त हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा क्या होता है? ऐसा रूप में होता है। समझ में आई बात है क्या? ये ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन यहाँ पे दो थे, क्लोरीन दो थे, कोई दिक्कत नहीं, दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक पर एक तो दो पर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमें प्राप्त हो गया। सिंपल सी बात है, रिएक्शन कीजिए, सिंपल सी बात है, आपको ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आई बात है? ये होता है ऊपर जो पाए जाते हैं धातु, उनको बाहर निकालने का तरीका। अब आते हैं, एक दिया हुआ है थर्मिट रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग जो होता है, आप देखे होंगे कि वेल्डिंग करने के लिए कुछ ऐसा द्रव होता है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ऐसा देखते हैं कि रेलवे ट्रैक होता है, या तो कुछ बहुत सारा मशीन का पार्ट टूट जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए द्रव यानी कि बहुत सारा लिक्विड यानी आयरन यानी लोहा का लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। वह क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा ना। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मिट रिएक्शन या तो वेल्डिंग बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा इस बातें को कि आखिर बोला क्या जा रहा है। जब आयरन ऑक्साइड, अभी बताएंगे आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है, क्या बोल दिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल रहे, मतलब कि यहाँ पे किसके साथ करवाना है? आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3, इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे? एल्यूमिनियम के साथ करवाया जाता है। तब हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस में आयरन बाहर निकलता है, प्लस में उष्मा बाहर निकलता है। समझ में आई बात है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है, तब इस अभिक्रिया इतना ज्यादा उष्मा छेपी होती है। अब आपको बातें पता होगा, उष्मा छेपी मतलब होता है उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा ग्रहण करना। समझ में आई बात है? इतना ज्यादा उष्मा छेपी होता है, इसमें जो आयरन होता है ना, आयरन यानी लोहा पिघला हुआ प्राप्त होता है। ये आयरन है ना, पिघला हुआ प्राप्त होता है। पिघला हुआ को बोलते हैं मोल्टेन। मोल्टेन मतलब कि मोल्टेन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पिघला हुआ। पिघला हुआ आप याद रखिए। तो यहाँ पे जब दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है तो आयरन बाहर निकल जाता है और बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जो आयरन निकलता है पिघला हुआ प्राप्त होता है। अब पिघला हुआ प्राप्त होगा तो इसका काम क्या होता है? जिसका प्रयोग रेलवे ट्रैक तथा टूटी हुई मशीन के पार्ट्स जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को ही थर्मिट रिएक्शन यानी थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये तक सर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थर्मिट रिएक्शन आप आराम से लिख लीजिएगा, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है। बाकी टॉप में पाए जाने वाले धातुओं को हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब एक लास्ट बचा हुआ है क्या, सी वाला, जो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि लो यानी कि सबसे नीचे श्रेणी में पाया जाता है धातु, उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं। तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आई बात है क्या? चलिए ये देखते हैं, कुछ बातें थोड़ी सी रह गई थी क्या। सबसे लास्ट में जो हमने बताया कि इसके पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत हमने देखा टॉप मेटल, इसके पहले देखे थे मिडिल में। अब लास्ट आती है लो एक्टिविटी श्रेणी, मतलब कि सबसे नीचे जो श्रेणी में धातु पाई जाती है, ठीक है, उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे उसको हमको देखना है। समझ में आई बात है क्या? उस धातु को बाहर निकालने के लिए सिंपल सा क्या किया जाता है, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड के रूप में बदला तो जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा याद रखिएगा, एक मिनट रुकिए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पे जो धातु पाई जाती है सबसे नीचे टॉप में, आपको पता होगा सबसे नीचे में कौन आता था? सिल्वर आता था, चांदी आता था, सिल्वर पारा आता था, और क्या आता था? मतलब प्लेटिनम आता था, ऐसा कुछ था। और एक आता था कॉपर, आपको पता होगा। इनमें से तीन ऐसे धातु थे जो दोनों अवस्था में पाए जाते थे, फ्री स्टेट में भी मिलता था और मतलब कि ये कंपाउंड के साथ में मिलते हैं, लेकिन कंपाउंड के रूप में ज्यादातर किसके साथ मिलते हैं? सल्फाइड के साथ मिलते हैं। ठीक है, आपको बताया गया था सल्फाइड के साथ ज्यादा मिलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फाइड के साथ मिलता है,
सिल्वर यानी सल्फाइड के साथ मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि यहाँ पे पारा बोला जा रहा है, सिल्वर यहाँ पे बोला जा रहा है, सिल्वर को हम लोग Ag बोलते हैं और Hg मतलब पारा होता है। पारा जब सिल्वर सल्फाइड के साथ मिलता है तो इसे बोलते हैं सीने बार। तो बोला जाएगा ऐसा, बताइए HgS जो होता है इसको क्या नाम दिया जाता है, तो सीने बार होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करके Hg यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का, मतलब सिल्वर ऑक्साइड बोला जा रहा है, पारा ऑक्साइड यानी कि मरकरी ऑक्साइड का तो निर्माण किया जाता है, ऑक्साइड के रूप में बदला तो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब यह बाहर निकल जाता है तो इसके द्वारा हम लोग क्या कहते थे, आपको पता होगा। अब बताइए बाहर क्या निकल जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात है। इस प्रक्रिया को बताइए क्या बोला जाता था, आपको लिखवाया गया था रोस्टिंग। क्या बोलते थे, रोस्टिंग। ना याद होगा तो थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, रोस्टिंग बोला जाता था। अब यहाँ पे जो प्राप्त होता था, हम लोग क्या करते थे, इसमें कार्बन ले लेते थे, कार्बन के द्वारा क्या करते थे, कार्बन से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को अलग कर देते थे और यहाँ पे पारा अलग हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसे उष्मा दिया, हीट किया। सेम यहीं पे हमने इसे यहाँ पे प्राप्त करने के बाद ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, उष्मा देंगे। उष्मा देने के बाद क्या होगा, Hg बाहर निकल जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। समझ में आई बात है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें पारा प्राप्त हो जाएगा। ये होता है क्या कहते हैं, मतलब कि मरकरी को बाहर निकालने का तरीका। अब आगे आते हैं कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को बाहर निकाल तो सिंपल से हम इसे भी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होता है, CuO प्राप्त होता है, प्लस में SO2 गैस बाहर निकलता है। इसे बैलेंसिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकल जाएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कार्बन का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आई बात है। तो अब ध्यान से देखिएगा, फिर से कॉपर ऑक्साइड क्या आ गया, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्शन। हमें कॉपर ऑक्साइड को क्या करना है, कॉपर सल्फाइड से बाहर निकालना है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, Cu2O होता है ना, Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे बैलेंस 2 होता है, आप मिला लीजिएगा। तब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब यह बाहर निकलता है तो इसको हमको क्या करना है, इससे कॉपर को बाहर निकालना। तो कॉपर को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जिस अभिक्रिया में हमने इसको लिया था उसमें कुछ तो पहले से ये बच गया होगा थोड़ा मोड़ा ना, तो इसको पुनः इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बाहर निकल जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, प्लस में SO2 गैस बाहर निकल जाता है। समझ में आई बात है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब मिला लीजिएगा, कॉपर देखिए बाहर आ गया। अब बैलेंसिंग कीजिएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। समझ में आई बात है। ये था लो, मतलब कि सबसे नीचे श्रेणी में पाया जाता है धातु, उसको बाहर निकालने का तरीका। अब आते हैं धातुओं को 99% शुद्ध करने का तरीका। देखिए अब यहाँ तक बातें रही, यहाँ पे धातुओं को तो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी मेटल बहुत अच्छी तरह से शुद्ध नहीं हुआ। उसको अच्छी तरह से शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस तरीका को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा गया है कार्बन तथा विद्युत अपघटन, यही दो तरीका था ना। विद्युत अपघटन करते थे, या तो कार्बन के द्वारा हम लोग मेटल्स को शुद्ध किए हैं, तो कार्बन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा धातुओं को अच्छी तरह से साफ नहीं होती, मतलब धातुएं पूरी अच्छी तरह से साफ नहीं होती है। इसी कारण इनको शुद्ध करने के लिए 99% शुद्ध करने के लिए विद्युत शुद्धिकरण, मतलब कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत शुद्धिकरण का प्रयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ पे एक समझाने के लिए कॉपर सल्फेट का लिया है उदाहरण, CuSO4 से हमको कॉपर बाहर चाहिए। समझ में आई बात है। माना जाए यहाँ पे हमने एक लिया है, आप ये बीकर जान रहे हैं, बीकर में किसका विलयन दिया जा रहा है, विलयन जो है ना सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है, किसका है, तो कॉपर सल्फेट विलयन है, इसे कहते हैं सोल्यूशन को हम लोग हिंदी बोलते हैं विलयन। किसका विलयन दिया जा रहा है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो रड है ना, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे प्लस आयन से हम लोग ऐसे तार जोड़ते थे, जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे जोड़ दीजिएगा। ऐसा होता था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। तो जिस तार को प्लस से जोड़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, इसे क्या कहेंगे, एनोड। तथा इसे क्या कह देंगे, कैथोड। माइनस वाले को कैथोड कहा जाता है, अभी तुरंत पीछे हमने पढ़े हैं। ठीक है, कैथोड बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, कैथोड वाला क्या होता है, यहाँ पे भी कॉपर का रड लेते हैं और यहाँ पे भी कॉपर का रड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध कॉपर रड लेते हैं और यहाँ पे अशुद्ध कॉपर, मतलब कि माना जाए कॉपर किसी अधातु के साथ, मतलब किसी और के साथ रिएक्शन करने के साथ, मतलब कि कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एक शुद्ध कॉपर का रड लेते हैं और एक ऐसा रड मिलते हैं, मतलब लेते हैं जिसमें कॉपर शुद्ध नहीं है। हमको उस कॉपर को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, अशुद्ध कॉपर रड को लिए है, इसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसके बाद विद्युत प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कॉपर बाहर निकलता है।
कॉपर बाहर निकल करके यहाँ पे चिपक जाएगा। ये जो कॉपर है यहाँ पे लेयर मोटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर बाहर निकल जाएगा, इसे कहते हैं शुद्ध कॉपर। और यहाँ पे जो इसमें माना जाए कॉपर तो बाहर निकल गया, लेकिन जो इसके साथ अशुद्ध पदार्थ है वो कहाँ जाएगा, वो अशुद्ध पदार्थ यहाँ आकर के नीचे बैठ जाए, इसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। समझ में आई बात है? ये तो ऐसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अन्य धातु को भी, कॉपर सल्फेट हो गया और इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है और इसके साथ मतलब कि देखिए कॉपर सल्फेट है ना, और ऐसा भी तो हो सकता है कॉपर के साथ हमने पढ़ा था सिल्वर सल्फेट है, तो सिल्वर तो सल्फेट के साथ पाया नहीं जाता, सिंपल सी बात है। तो हमको कॉपर को निकालने के लिए इस तरीका का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे आपको बता दिया है कैसे हम धातु को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक धातु को पूरी अच्छी तरह से हम प्राप्त करने के लिए जानकारी पा चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा टॉपिक रह गया जिसे हम लोग कहते हैं संक्षारण, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी यहाँ टॉपिक में दिया है तो क्या यहाँ भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है। संक्षारण पढ़ेंगे और थोड़ा सा मिश्र धातु के बारे में, इसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीका से खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आपको बातें यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।